हाय एवरीवन, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। मैं शांतनु सिंह स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का क्विक रिवीजन। अगर डिटेल में आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो मंजिल सीरीज जेई वाला पे चल रहा है, आप वहां से डिटेल में प्रॉपर कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करते हुए लेक्चर देख सकते हो। इस लेक्चर का मेन एम है कि 1 घंटे के अंदर पूरे मॉडर्न के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले को माइंड मैप के थ्रू समझाना और बहुत बेसिक बेसिक कुछ सवाल ले लेना, ताकि आपका 100% क्लैरिटी हो जाए कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसकी बात होती है? फोटोन्स की बात होती है। अब फोटोन्स के पास दो चीजें होती है, एक तो एनर्जी होता है, दूसरा उनके पास मोमेंटम होता है। दो चीजें फोटोन्स के पास होती है। बस इसी के ऊपर पूरा चैप्टर गोल 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 घूमता रहता है। अब फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है भाई? फोटोन्स की एनर्जी होती है एससी बाई लेम्डा या फिर एच म्यू। अब फोटोन्स की एनर्जी को अगर आपने टाइम से डिवाइड कर दिया तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, और एरिया से पावर को डिवाइड किया तो आ जाएगा इंटेंसिटी। तो ये दोनों बातें मैंने यहां पे लिख दी। अब इसी एनर्जी के ऊपर बाबा आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया। क्या दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन दिया। क्या इक्वेशन था? बहुत सिंपल सा इक्वेशन था कि भाई लेम्डा वेवलेंथ का अगर आप फोटोन किसी मेटल सरफेस पे गिराते हो, जिस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन फाई है, जिस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन फाई है, और आपके फोटोन की एनर्जी फाई से ज्यादा है, तो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, चांसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि 100% निकलेगा ही, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, बट हाँ देयर इज चांस कि निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकला उन सभी इलेक्ट्रॉन में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एचसी बाय लेम्डा माइनस 5। सिंपल सा इक्वेशन था आइंस्टीन का कि भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एचसी बाय लेम्डा को 5 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटी है। अगर ये कम होता है 5 से तो कभी जीवन में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये इक्वेशन आइंस्टीन ने दे दिया। अब हमने क्या किया, ये चलो ये चीज मान लेते हैं। फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक एपरेटस उठाया और फोटो इलेक्ट्रिक एपरेटस में इसको एक्सपेरिमेंट करना इसका स्टार्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट करना हमने स्टार्ट किया। एससी बाय लेम्डा का एनर्जी का फोटोन गिराया, इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हुए। कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। मैंने यहां का वोल्टेज को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। क्या किया? चेंज करने की कोशिश किया। मैंने इस प्लेट को निगेटिव कर दिया, इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को टच करना चाह रहा है। मेरा तुमसे सवाल है कि ये बताओ कि वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला यहां पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट 0 हो जाए। That minimum voltage is considered as stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इस के मैक्स को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर कर देना है। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ये चीज आप क्यों कर रहे हो? बेसिकली मैं यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं कि इस टर्मिनल के पास, जैसे मान लो कि इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल है, यहां पहुंचा तो इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल था, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। जब हमने ये किया तो हमें पता चला कि जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे के मैक्स है वो ईवीएस के बराबर आ गई, जहां वी क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस इक्वेशन में के मैक्स को रिप्लेस कर देना है ईवीएस से। बस के मैक्स को ईवीएस से रिप्लेस करोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। वही चीज मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? ये सारी बातें जो होती है ये अपन एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। फिर एक दूसरा पड़ाव आता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास मोमेंटम होता है। अब किसी के पास अगर मोमेंटम है और अगर रेट ऑफ मोमेंटम का चेंज हो रहा है तो वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अगर किसी सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है तो फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकता है। तो फोटोन का मोमेंटम होता है E/c।
या h बाई लेमडा, E बाई सी या h बाई लेमडा। इसी मोमेंटम की मदद से हमने उस प्रेशर के बारे में पता करने की कोशिश की कि जब कोई फोटोन किसी सरफेस के ऊपर गिरेगा तो उस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज कंसिडर्ड एज रेडिएशन प्रेशर। सर रेडिएशन क्यों नाम है? क्योंकि भाई देखो ये प्रेशर जो है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से आ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेडिएशन प्रेशर। अब भाई जब भी फोटोन किसी सरफेस पे गिरेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि या तो ये एब्जॉर्ब हो जाए या ये रिफ्लेक्ट हो जाए। अब इसमें से तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि सर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, नॉर्मली इंसिडेंट किया और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया। अगर फोटोन नॉर्मल इंसिडेंट करता है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 मतलब क्या हुआ कि जितना भी फोटोन गिरा सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्ट 0 हुआ। इसका मतलब रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है I बाई सी। लेकिन अगर मान लो कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सारा का सारा फोटोन रिफ्लेक्ट हो गया, तो रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा 2I अपॉन सी। सर ये कैसे हुआ, इसको समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेते कि भाई एक बॉल को तुमने v वेलोसिटी से जमीन की तरफ फेंका, बॉल टकराने के बाद रुक गई, तो मोमेंटम चेंज कितने का हुआ? mv का हुआ। लेकिन सपोज करो यही बॉल v वेलोसिटी से फेंका और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करके v वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस वक्त मोमेंटम चेंज कितने का होगा बच्चा? 2mv का होगा। वही चीज यहां पे भी होता है, अगर सारा का सारा फोटोन रिफ्लेक्ट हो गया तो रेडिएशन प्रेशर इज 2I बाई सी। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब होता है 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है सरफेस के साथ। लेकिन सर मान लो पार्शियली एब्जॉर्ब हो और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो, इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, 2I अपॉन सी को R से मल्टीप्लाई करना है और I अपॉन सी को A से मल्टीप्लाई करना है बस, क्योंकि A आपको बेसिकली यही बताएगा कितना फ्रैक्शन ऑफ प्रोटोन एब्जॉर्ब हुआ, R आपको क्या बता रहा है कितना फ्रैक्शन ऑफ फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ। तो रिफ्लेक्शन की वजह से रेडिएशन प्रेशर, एब्जॉर्प्शन की वजह से रेडिएशन प्रेशर, दोनों को ऐड कर दिया। और आपको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लस फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, या तो रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा, तो दोनों का सम 1 के बराबर होगा। सिंपल है। अब ये होता है नॉर्मल इंसिडेंट, बट कई बार होता है ऑब्लिक इंसिडेंट। ऑब्लिक इंसिडेंट में क्या होता है, किसी एंगल पे फोटोन गिर रहा होता है, थीटा मान लो वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है, उस केस में फॉर्मूला में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। मान लो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया तो 2I अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा एक टर्म आ जाता है, वेयर थीटा इज दिस एंगल। ये ध्यान रखना, ये एंगल होता है। तो ये सवाल यहां से कम पूछे जाते, इक्का दुक्का सवाल यहां से देखा गया है और इस पोर्शन से ज्यादा सवाल देखा गया है। तो ये पहला चैप्टर का आपको पड़ाव मिलेगा। चलिए अब हम बात करते, ये तो हो गया, ये आपको समझ में आ गया एपरेटस कैसे काम करता है। इस चैप्टर में जो सवाल बनते हैं वो ग्राफ के ऊपर भी बनते हैं। अब ग्राफ के ऊपर कैसे सवाल बनते हैं भाई, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सर ये कैसे आप बता रहे हो, समझाओ। जैसे एक बात बताओ, किसी एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एक फोटोन की एनर्जी जो होगी वो होगी sc बाई लेमडा। मान लो किसी सरफेस पे n फोटोन गिर रहा है, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? n फोटोन की एनर्जी होगी n इंटू sc बाई लेमडा। मैंने बोला t टाइम लगा फोटोन को गिरने में, किसी सरफेस पे t टाइम लगा फोटोन को गिरने में, n फोटोन को गिरने में अगर t टाइम लगा तो पावर कितना होगा? सर पावर के लिए हम t से डिवाइड कर देंगे, अच्छा पावर अपॉन एरिया क्या होता है? सर पावर अपॉन एरिया होता है इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी इसको आप एरिया से डिवाइड कर दो, sc बाई टाइम लेमडा इंटू एरिया। यहां से अगर आप एक चीज गौर से देखो तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। अगर लेमडा कांस्टेंट है और बाकी सब टर्म कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फोटोन्स गिराओगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितना ज्यादा फोटोन गिरेगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उतना ज्यादा करंट होगा। इसलिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट,
because current is directly proportional to photoelectron and photoelectron is directly proportional to number of photons which is incident on the surface, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं सर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे किस पे डिपेंड करता है। यार स्टॉपिंग पोटेंशियल को यह मतलब ही नहीं है कि आप कितना फोटोन गिरा रहे हो, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आप गिरा रहे हो, मतलब किस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, बस उसके ऊपर वीएस डिपेंड करता है। आप 10 फोटोन उसका गिरा रहे हो, 20 गिरा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। रेड का आपने 50 फोटोन गिरा दिया और रेड का आपने 20 फोटोन गिराया तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। तो सर इंटेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? वोल्टेज वर्सेस करंट का मैंने इक्वेशन बनाया है। कौन सा वोल्टेज कौन सा करंट, ये आप यहां से समझ सकते हो। ये वाला वोल्टेज और यहां से जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वोल्टेज को आप कम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ाते हो तो क्या होता है, यहां तक में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू -6 वोल्ट है। -6 वोल्ट पे एक भी इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को टच नहीं कर पा रहा है। -6 वोल्ट पे एक भी इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को टच नहीं कर पा रहा है। आपने वोल्टेज को कम किया, -5 किया, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन टच किया, करंट की वैल्यू यहां पे देखने को मिली। -4 किया, -3 किया, -2 किया, -1 किया, करंट धीरे धीरे बढ़ता रहा। आपने फिर पोलैरिटी चेंज की, इस निगेटिव प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, तो हल्का फुल्का जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा था वो भी अब अट्रैक्शन की वजह से पहुंच जा रहा है, तो करंट की वैल्यू और बढ़नी स्टार्ट हुई। लेकिन एक टाइम आया जब आपने वोल्टेज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव किया तो फाइनली करंट सैचुरेट कर गया। फाइनली करंट क्या हो गया, सैचुरेशन को रीच कर गया। सर ऐसा क्यों हुआ? वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकलता रहता, करंट बढ़ना चाहिए था, सैचुरेशन फाइनली रीच क्यों किया? क्योंकि मान लो 100 फोटोन उस प्लेट के ऊपर गिरा और 100 इलेक्ट्रॉन निकला। अब 100 का 100 जब सारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो फोटो करंट कैसे बढ़ेगा? फोटो करंट कैसे बढ़ाओगे? वोल्टेज बढ़ाने से एक हद तक फोटो करंट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना भी वहां पे होता है सब उस वाली प्लेट पे पहुंच जाता है। लेकिन जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट पे ही पहुंच जा रहा है तो 200 वोल्ट पे भी सारा ही पहुंचेगा, एक्स्ट्रा कहां से लाओगे? इसीलिए करंट सैचुरेशन को रीच कर जाता है। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आपने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिया, लेकिन आपने लेमडा को कांस्टेंट रखा है। लेमडा कांस्टेंट है इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है। लेकिन आपने जब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाया तो सैचुरेशन करंट हर केस में बढ़ गया कि I3 is greater than I2 is greater than I1। बेसिकली इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आपने फोटोन्स की संख्या बढ़ा दी। पहले 10 गिरा रहे थे, अब 20 गिरा रहे हो, तो सैचुरेशन करंट भले ही बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क नहीं पड़ता कि कितना नंबर ऑफ फोटोन गिर रहा है। इवन एक फोटोन भी गिरेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको बस उस फोटोन का लेमडा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। आप गौर से यहां पे देख रहे होगे, इसको मैंने y कंसीडर किया है, इसको मैंने x कंसीडर किया और ये मेरा c है। तो y इक्वल टू mx माइनस सी, c यहां पे इंटरसेप्ट है और ये देखो स्लोप है। स्लोप क्या है, h/e, जो कि कांस्टेंट है। किसी भी मेटल के लो, मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2, स्लोप दोनों के लिए सेम ही होगा, h/e होगा। अच्छा ये पॉइंट कौन सा है? सर ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, यानी कि y की वैल्यू 0 है। अगर तुमने इसको 0 किया तो ये जो पॉइंट तुम्हारा आएगा दैट विल बी φ/h। क्या आ जाएगा? φ/h। और φ/h होता क्या है? अगर आपको याद हो कि मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो h म्यू इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी -φ, तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाती है φ/h। तो
तो ये पॉइंट से आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो करंट प्रोड्यूस होगा, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये म्यू नॉट दिया हुआ है, ये पॉइंट से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको हर सवाल में हिंट दूंगा कि जेईई मेंस कैसा कैसा सवाल पूछता है। ये सारे सवाल लगभग अपने 21 वाले पेपर से लिए गए, तो तुम खुद से ट्राई करना, मैं तुम्हें हर सवाल में हिंट दे रहा हूं। जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल है इसमें क्या बोला कि 400 नैनोमीटर का लाइट रे गिराया गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी गई है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमसे पूछा है वर्क फंक्शन क्या होगा। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एससी बाई लेमडा के मैक्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो एसटी बाई लेमडा -5 होता है। आपको कुछ नहीं करना, के मैक्स की वैल्यू को यहां पर डालना है। अब HC को अगर आप 1240 से रिप्लेस करते हो और लेमडा को अगर नैनोमीटर में लेते हो, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जिससे आप फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। -5, लेमडा की वैल्यू 400 डालना, यहां से 5 कैलकुलेट कर लेना। ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा, 1.51 है, पॉइंट मिस हो गया था। हाँ, या तो 2 है या 3 ऑप्शन है, करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। भाई किसी फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? सर मोमेंटम होता है एनर्जी अपॉन सी, और एनर्जी को क्या लिख सकते हो? एनर्जी को लिख सकते हैं एच म्यू अपॉन सी। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, मोमेंटम पूछा था। ठीक है, देखते रहना बस। अब ये बहुत प्यारा सवाल है कि 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी ऑफ सनलाइट किसी सोलर पैनल पे नॉर्मली इंसिडेंट करता है और 25% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती। 25% रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? आर की वैल्यू है 0.25 और ए की वैल्यू है 0.75। मुझसे पूछा है कि सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर। भाई रेडिएशन प्रेशर को अगर आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ जाएगा। रेडिएशन प्रेशर कितना होगा सर? भाई रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दोनों चीज हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से 2I अपॉन सी इंटू आर, और एब्जॉर्प्शन की वजह से I बाई सी इंटू आर। यहां से जब आप सॉल्व करोगे, सॉरी I बाई सी इंटू ए, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आ जाता है। चेक करके देखना। ठीक है, सभी की वैल्यू आप डाल दोगे, एक अल्टीमेट सवाल हो गया। इस सवाल की बात करते हैं। भाई अपने को ग्राफ दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो पॉइंट होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, और सवाल में वर्क फंक्शन ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कर लेना वर्क फंक्शन कैलकुलेट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आंसर निकालना है। यहां से आपको दिख रहा है कि भाई म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻14 हर्ज है। एच की वैल्यू आपको दी हुई है, मल्टीप्लाई करो, जूल में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते। एक 2 मिलीवॉट का लेजर है, यानी कि अपने को पावर दिया हुआ है लेजर का 2 इंटू 10⁻³ वॉट। लेमडा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर का फोटोन गिराया जा रहा है। उसने पूछा है कि कितना फोटोन पर सेकेंड गिराया जा रहा है। आपको पता है कि जो पावर होता है वो होता है टोटल एनर्जी ऑफ एन फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ एन फोटोन अपॉन टाइम। पर सेकेंड गिराया जा रहा है, यानी कि टाइम की वैल्यू 1 के बराबर है। अब तुम्हें पावर की वैल्यू यहां पे दी हुई है, लेमडा की वैल्यू तुम्हें यहां पे दी हुई है, एच और सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, एन की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे। भाई 1 मीटर दूर सोर्स को रखा गया, ठीक है। इससे हमने क्या किया, किसी प्लेट को इल्यूमिनेट करने की कोशिश की। सोर्स का पावर P है। पूछा है कि जब उसी सोर्स को बिल्कुल पास में ले जाया जाएगा, कितना 1/2 मीटर, तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितना इमिट होगा। भाई हमें पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन इमिट होता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम सोचो कि जो इंटेंसिटी होता है वो होता है पावर अपॉन एरिया। क्या होता है? इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। जब आपने रेडियस को आधा किया तो इंटेंसिटी 4 गुना हो गया। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी 4 गुना हो गया। इंटेंसिटी अगर 4 गुना हो गया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी
4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। देखो ना, आर की वैल्यू को तुम r/2 डालो, 1/2 रेडियस हो गया, 1 से रेडियस 1/2 हो गया, तो आर की वैल्यू को 1/2 डालो, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो फोटो करंट भी 4 गुना बढ़ जाएगा। चलो अब इस सवाल की बात करते हैं। अल्टीमेट सवाल है, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, आपको खुद से ट्राई करना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। पहले हमें फोटोन का लेमडा दिया होता था, एससी बाई लेमडा से फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करते थे। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन की मदद से हमसे पूछा है कि बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को गौर से देखो, यहां x है, मतलब ये टर्म k को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां t है, ये टर्म ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 40। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 टू द पावर 40, और h इंटू फ्रीक्वेंसी होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वहां से आप के मैक्स निकालोगे, के मैक्स निकालोगे, और के मैक्स को ईवीएस से रिप्लेस करके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द सवाल, इस तरह का सवाल आपके जीवन में पूछ सकता है, आता है एग्जाम में। अब आते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर। भाई जब फोटोन का मास 0 होने के बावजूद मोमेंटम हो सकता है, और वो एक वेव प्रॉपर्टी के साथ साथ पार्टिकल का नेचर भी शो करता है। एक फोटोन, लाइट फोटोन भी है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो एक पार्टिकल वेव नेचर क्यों नहीं शो कर सकता? अगर एक पार्टिकल वेव नेचर शो करेगा तो उसका वेवलेंथ लेमडा कितना होगा? वो अपने को बताया डी ब्रॉगली बाबा ने, कि किसी भी पार्टिकल जिसके पास वेलोसिटी v है, उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है इज गिवन बाय h अपॉन p, वेयर p इज मोमेंटम, यानी कि h अपॉन mv से दिया जाएगा। ये बाबा डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था। अब ठीक है, h अपॉन mv आया, कई लोगों ने क्या सोचा कि mv होता है मोमेंटम, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता क्या होता है? तो हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो mv होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर्ड बाई 2m, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m ke। ये दोनों के बीच का कन्वर्जन आ गया। अब इस कन्वर्जन को आपने बेसिकली यहां पे यूज किया, तो mv को अंडर रूट 2m ke से रिप्लेस कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसको दो चार्ज प्लेट के बीच में रख दो। जैसे आप उसको दो चार्ज प्लेट के बीच में रखोगे जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, तो तुरंत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं चार्ज इंटू वोल्टेज से रिप्लेस कर दूं, अगर इन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जाए किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो ये सारा फॉर्मूले में चार्ज इंटू वोल्टेज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए जब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो फॉर्मूला बहुत सिंपल आ गया, अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, जहां वी वोल्टेज है जिस पे उसको एक्सेलरेट करवाया गया। प्रोटॉन के लिए आ गया 0.286 अपॉन रूट वी। न्यूट्रॉन के लिए आ गया, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, 0.202 अपॉन रूट वी। अल्फा के लिए क्या आ गया 0.101 अपॉन रूट वी। ये सब एंगस्ट्रॉम है, ये आप याद कर सकते हो, टाइम आपका सेव हो जाएगा। कभी अल्फा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ दिया कि इतने वोल्टेज से एक्सेलरेट करवाया, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये वोल्टेज के टर्म में मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दे दिया। अगर कोई पार्टिकल मान लो अनचार्ज है जैसे कि न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए या काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हम यूज करते हैं थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन, मतलब हीट एनर्जी देके उसके पास वेलोसिटी देने की कोशिश करते हैं। अब जब आप किसी को हीट एनर्जी देते हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है न्यूट्रॉन की, वो kT से रिप्लेस हो जाती है, जहां k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या है टेम्परेचर। तो थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन के लिए आप काइनेटिक एनर्जी को kT से रिप्लेस कर सकते हो। अब सर गैस की बात करें तो गैस के लिए V को Vrms से रिप्लेस किया जा सकता है, जहां Vrms होता है √3 RT अपॉन m।
अब मैंने एक सवाल दिखाया जहां पे एक इलेक्ट्रॉन को 30 वोल्ट से एक्साइट किया गया, मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा, तो कुछ 30 से डिवाइड करो, देखो √5 एंगस्ट्रॉम आ गया। सिंपल फंडा है। अब जो इस सवाल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास Me एंड प्रोटॉन ऑफ मास Mp आर मूविंग विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यार अपने को पता है लेमडा E अपॉन लेमडा P निकालना है, तो H अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन H अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी कि आ गया Mp अपॉन Me। Mp को लिख दिया इसने 1836 Me अपॉन Me, तो ये Me कट गया, 1836:1 आ गया। सिंपल लल्लू सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। भाई एक पार्टिकल है M जो कि रेस्ट पे बैठा हुआ है और वो दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है, एक पार्ट होता है M1 और दूसरा पार्ट होता है M2। मान लो इसकी वेलोसिटी V2 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी V1 मान लेते हैं। पहले ये दोनों कैपिटल M के हिस्से थे और कैपिटल M की वेलोसिटी थी 0, तो इन दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, कई लोग क्या करते, मास के टर्म में बताना स्टार्ट कर देते, कई लोग कुछ और बताना स्टार्ट कर देते। एक बात बताओ कि अगर जब ये पहले जिस ओरिजिनल मास से ये टूटा है, इस ओरिजिनल मास का मोमेंटम कितना था? इस ओरिजिनल मास का मोमेंटम था 0 के बराबर। तो जब ये दोनों टूटा होगा, इसका मोमेंटम मान लो M2V2, इसका मोमेंटम मान लो M1V1, तो एक बात तो पक्का है ना कि M2V2 डायरेक्शन उल्टी है, माइनस M1V1 फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। यानी कि बेसिकली क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि M2V2 M1V1 के बराबर होगा। और लेमडा क्या होता है? H अपॉन P ही तो होता है, H अपॉन मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है, रेशियो 1:1 होगा। चलिए अब कूद पड़ते हैं बोर मॉडल में। भाई बहुत सिंपल सा बोर मॉडल है। पूरे बोर मॉडल में आपको एटम्स के सेल के बारे में पता ही होगा, 1 2 3 4 K L M N, ये सब पता ही होगा। पूरे बोर मॉडल में हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें। सिंगल इलेक्ट्रॉन बोले तो भाई जैसे कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए अगर यहां पे ऑर्बिटल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, टाइम पीरियड, ये सब कैलकुलेट करना है तो हम बात करते हैं बोर मॉडल की। बोर मॉडल में क्या डील करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूम रहा होता है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो इन ऑर्बिट्स में घूम रहा होगा, कभी K में, कभी L में, कभी M में, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, रेडियस कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जब वो वहां से यहां कूदेगा तो किस रेडिएशन का लेमडा निकालेगा, वो सारी चीजें यहां पे बोर मॉडल में बात होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात होती है। पूरे बोर मॉडल में सिर्फ 2 इक्वेशंस के साथ अपन डील करते हैं। पहला इक्वेशन आता है कि भाई देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है और वही फोर्स की वजह से उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है। यहां पे ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1Q2/r²। इसी की वजह से इसको मिल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv²/r। पहला इक्वेशन तैयार। इस इक्वेशन में 2 अननोन है, वेलोसिटी और रेडियस। हमें एक इक्वेशन और चाहिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। एक आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। ये क्या बोलते हैं? जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा होता है उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां पे n जो होता है वो कैसा होता है? इंटीजर होता है, मतलब बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर होता है। 1 2 3 4 5 6 बोल दो, ऐसा बोल दो, नेचुरल नंबर बोल दो। MVR क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? रेडियस निकाला। रेडियस का फॉर्मूला आ गया 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम। फिर वेलोसिटी निकाला 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। रेडियस आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो फिर भाई अपने को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए और टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी बोले तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो मैंने सोचा चलो हटाओ, तो मैं सिर्फ टोटल एनर्जी निकाल के मैं दे देता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी n ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी इज गिवन बाय -13.6 z² n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सर टोटल एनर्जी से आप पोटेंशियल और काइनेटिक कैसे निकालोगे? मैं टोटल एनर्जी से पोटेंशियल और काइनेटिक निकालूंगा इस रिश्ते को यूज करके कि टोटल एनर्जी का निगेटिव ही होता है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। इसकी मदद से आप कोई भी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हो। यानी कि बेसिकली आपने इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया और एनर्जी निकाल लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो किसी सेल 1 से कूदकर सेल 2 में आता है, तो अगर वो किसी सेल में कूदता है, अगर वो हायर सेल में जा रहा है तो कुछ एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और हायर से लोअर में आ रहा है तो कुछ एनर्जी का फोटोन निकालेगा। तो सर वो एनर्जी का फोटोन क्या होगा जो वो निकालेगा जब वो हायर से लोअर में कूद रहा होगा? वो होगा दोनों सेल के बीच का एनर्जी का गैप, दोनों सेल के बीच के एनर्जी के गैप का, उस गैप का फोटोन निकालेगा। तो मैंने डेल्टा ई कैलकुलेट किया, भाई डेल्टा ई -13.6 Z², जहां से जहां कूद रहा है डिफरेंस निकाल लिया, ये उस फोटोन की एनर्जी हो गई। अब इस एनर्जी को मैंने बेसिकली Sc/λ के बराबर कर दिया अगर मुझे फोटोन का वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। यहां से जैसे आपने Sc से डिवाइड किया, एक बड़ा प्यारा सा इक्वेशन आ गया RZ² 1/n1² - 1/n2², क्योंकि यहां पे जो भी वैल्यू आएगी Sc से डिवाइड करने के बाद ये बहुत छोटा सा इक्वेशन बदल जाएगा और इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है। यहां से आप बेसिकली लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब यहां से जब सब कुछ बात हो गई तो कई सारे वेवलेंथ निकल रहे हैं, कई सारे वेवलेंथ निकल रहे हैं, कभी 5 से 4 में आ रहा है, 5 से 3 में आ रहा है, तो वो अलग अलग तरीके का वेवलेंथ निकाल रहा है। हाइड्रोजन में ऐसा देखा गया कि जो अलग अलग वेवलेंथ है उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, सीरीज बना दी गई कि किसी भी ऑर्बिट से अगर वो 1 में आता है तो इसको बोला जाएगा लाइमन सीरीज, किसी से भी अगर वो 2 में आता है तो इसको बोला जाएगा बार्बर, 3 में आता है तो पास्चर, ब्रैकेट पीफुड ऐसे करके। ठीक है, अब यहां पे एक बात और बोली गई कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर n किसी ऑर्बिट पे तो मैक्सिमम कितना तरह का फोटॉन्स देखने को मिल सकता है? अगर वो n ऑर्बिट में है तो मैक्सिमम कितने तरह का फोटॉन्स देखने को मिल सकता है? तो फॉर्मूला उसका आ गया n × n-1/2, n × n-1/2। मैक्सिमम आपको इतने तरीके का फोटॉन्स देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन n = 4 में है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब n = 4 से क्या क्या हो सकता है? वो पहले 4 से 1 में आए, ठीक है, उसके अलावा 3 से 1 में आए या फिर 2 से 1 में आए, 4 से 2 में आए या 3 से 2 में आए या 4 से 3 में आए। इतने तरीके का फोटॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। ये अल्टीमेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइप का फोटॉन्स आपको इमर्ज होता हुआ दिख सकता है सैंपल में। इसी चीज को, ये जो आपने गिना, इसको मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, जहां पे 1 है, n/1 का फॉर्मूला दिया हुआ है, 4 × 4 - 1/2, यानी कि आ गया 6 के बराबर। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ जो रेडिएशन अपने को देखने को मिलेगा उसका फॉर्मूला का डिफरेंट रेडिएशन। चलिए अब यहां पे देखते हैं, इफ λ1 λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का थर्ड मेंबर क्या होगा? लाइमन सीरीज का थर्ड मेंबर होगा, पहला मेंबर क्या होता है? 2 से 1, 3 से 1, 4 से। लाइमन सीरीज का थर्ड मेंबर होगा 4 से 1, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चर, लाइमन बार्मर पास्चर, यानी कि 3 में कूदाना है, फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है, तो 3 में कूदाने के लिए 4 से 3 में कूदा दो। ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ कौन सा? पास्चर सीरीज, लाइमन बार्मर पास्चर, यानी कि 1 2 3। अब 3 में कूदाना है तो सबसे पास 4 से 3 में कूदा दो। बोला है उनका रेशियो क्या होगा λ1/λ2 का। मुझे पता है 1/λ1 डिवाइडेड बाई 1/λ2 इज इक्वल टू भाई RZ², ये तो कटेगा ही, ये तो कटेगा ही, ऊपर में आएगा भाई 4 से 1 में कूदा रहे हो तो 1 - 1/16, ठीक है, 1/n² n2², और दूसरे को 4 से 3 में कूदा रहे हो यानी कि 1/9 - 1/16। यहां से आप कैलकुलेट करोगे
रेशियो निकालोगे आई गेस 135 और समथिंग रेशियो आ जाता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए, विच लेवल ऑफ द सिंगली आयनाइज्ड कार्बन हैज सेम एनर्जी एज ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होता है, एन की वैल्यू 1 डालो, जेड की वैल्यू 1 डालो, तो ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो एनर्जी है वो कार्बन के किस ऑर्बिट के बराबर है, ये पूछा है यार। कार्बन के लिए एनर्जी क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही होगा। हमें एन की वैल्यू निकालनी, कार्बन के लिए जेड की वैल्यू हो गई 6 का जेड 6 होता है कार्बन के लिए। यहां से ये और ये तो गया, यानी कि एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, यानी कि एन की 6 स्क्वायर, एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। सिंपल सवाल था ये, जेईई मेंस के सारे सवाल है। अब ये सवाल है, अ बोर्ड मॉडल द रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, आर क्या होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू एन, टोटल एनर्जी एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, बिल्कुल सही बात है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो निगेटिव में होता है, माइनस में, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात किया है तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो आधा होता है वही मेरा, और इसका निगेटिव वही मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का आधा, निगेटिव मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए इसको साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ मेरा काइनेटिक एनर्जी है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी यहां पे काइनेटिक एनर्जी से मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है। तो क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे करके, तो ये अपना ये सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल की अपन बात करते हैं। देखो, द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n1 to n2 where n1 and n2 are the principal quantum number. Assume Bohr model to be valid. The time period of electron in initial state is 8 times that in the final state. यानी कि इनिशियल स्टेट में जो टाइम पीरियड है वो 8 गुना है फाइनल स्टेट के टाइम पीरियड से। यानी कि बेसिकली T1 अपॉन T2 की वैल्यू 8 अपॉन 1 के बराबर दी हुई है। अब मुझसे पूछा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है N1 N2 के होने की। अब एक बात बताओ, टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाई v, 2 पाई r बाई v भाई, यानी कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस अपॉन वेलोसिटी। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n, यानी कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर। अगर आपने T1 अपॉन T2 किया तो ये बेसिकली n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब के बराबर आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 1। यानी कि यहां से कोई भी देख के बता दे कि n1 अपॉन n2 जो होगा वो 2 अपॉन 1 के बराबर होगा, यानी कि n1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n2। अब तुम देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि n1 की वैल्यू n2 का डबल होना चाहिए, n2 का डबल n1 की वैल्यू होनी चाहिए। यहां ये पॉसिबल नहीं है, n2 का डबल n1 की वैल्यू होनी चाहिए। बस दो पॉसिबिलिटी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये जो सवाल है, ये सवाल आपके जेईई में से पूछा गया, बहुत ही फेमस सवाल है। एक पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है यू आर एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है यू नॉट आर की पावर 4। इफ बोर्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन आर अप्लाई, अगर बोर्ड मॉडल को अप्लाई किया जाए तो रेडियस आर एन के पावर इतना के प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, रेडियस के बारे में पूछा है। आपको पता है कि माइनस डेल यू बाई डेल आर जो होता है वो बेसिकली मेरा फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 4 म्यू नॉट आर की पावर 3 आ गया, और इसी फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो 4 म्यू नॉट आर की पावर 3 को mv स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दो। यहां से आप बोल सकते हो कि r की पावर 4 अपॉन m इज माई v स्क्वायर। छेड़ो मत इसको, वैसे का वैसे ही छेड़ो मत। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर बोर्ड मॉडल को मान रहे हो तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज भी रहता है,
ये भी आपको ऑलरेडी पता है। हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करते हैं ना, यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी आ गया nh/2πmr। इस वेलोसिटी को यहां पर डाल दो। जैसे आप वेलोसिटी को यहां पर डालोगे 4μ0u0r³ इज इक्वल टू m/r, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि n²h²/4π² m²r²। यहां से ये आ गया r⁻3, यहां से मिलाओगे r⁻3 को तो ये कितना आ जाएगा r⁻6, यानी कि r⁻6 बेसिकली n² के प्रोपोर्शनल आ रहा है। r⁻6 बेसिकली n² के प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n⁻2/6 यानी कि 1/3, यानी कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां पे 3 होनी चाहिए। बाकी आप मेरा कैलकुलेशन जरूर चेक करना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में हो सकता है एक दो मिस्टेक कर दिया, मैं कई बार प्लस माइनस देखता ही नहीं हूं, तो इसलिए मेरे कैलकुलेशन पे एक बार आप गौर फरमा लेना। यह आपके जेईई मेंस का सवाल था। तो ऐसे सवाल देता है जहां पे हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं जरूरी है, ठीक है ना, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो ये जरूरी नहीं है। अब जो हम बात करते हैं छोटे से चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियस। यार यहां पे कॉन्सेप्ट लिमिटेड है बट सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अब जब न्यूक्लियस चैप्टर की बात होती है, यानी कि हम किसी एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपने को याद रखना है किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है दैट इज गिवन बाय r इज इक्वल्स टू r0 a⁻1/3, जहां a होता है एटॉमिक मास नंबर, r0 की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर। सपोज किसी ने तुमसे न्यूक्लियस का डेंसिटी पूछा, तो न्यूक्लियस का डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास को तुम लिख सकते हो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, याद है ना, एटॉमिक मास नंबर इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको तुम चाहो तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, AMU को आप चाहो तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो ना, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। सर वॉल्यूम क्या होगा न्यूक्लियस का 4/3 पाई r0 का क्यूब, यानी कि यह आ गया r0 क्यूब a⁻1/3 का क्यूब, यानी कि a। यहां से a और e कट रहा है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो उस न्यूक्लियस के एटॉमिक मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि यूरेनियम न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होगा और एक हीलियम न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होगा दोनों सेम होगा, डेंसिटी सेम होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³ आता है। 17 समझ रहे हो, 10⁻17 kg/m³, यानी कि 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब न्यूक्लियस से अगर तुम्हें मारा जाए ध्वस्त हो जाओगे। सोचो कितना डेंस होता है न्यूक्लियस और फिक्स होता है। हमने बोर ऑर्बिट में ऑर्बिट की रेडियस की बात की थी, यहां पे न्यूक्लियस की रेडियस की बात हो रही है। फिर न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, एक खास दूरी पर लगेगा, उससे ज्यादा करोगे लगना बंद हो जाएगा। एट्रैक्टिव फोर्स होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है। अभी बहुत सारी डिस्कवरी यहां पे चल रही है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी चल रही है। नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में या एससी वर्मा में दिख जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, कि न्यूक्लियस जब बना होगा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। या फिर अगर किसी न्यूक्लियस को उसको तोड़ना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग करना है, तो मिनिमम जितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी? तो ऐसा देखा गया कि जब न्यूक्लियस फ्रेम किया तो जितना प्रोटॉन, मान लो Z प्रोटॉन से वो मिलकर बना और N न्यूट्रॉन से मिलकर बना, तो Z प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन का जो मास का सम है और अकेला जो न्यूक्लियस बना उसका मास जो है वो उससे थोड़ा कम आ गया, यानी कि जिससे वो बना उसका मास न्यूक्लियस के मास से थोड़ा ज्यादा है। सो बचा हुआ मास गया कहां? तो बाबा आइंस्टीन यहां पे आते हैं और बताते हैं कि बचा हुआ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा mc²। डेल्टा m क्या है? जो मास बेसिकली गायब हुआ। तो यहां से आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बस आपको न्यूक्लियस का मास को घटाना है टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन की मास से, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस का कैलकुलेट कर सकते हो। फिर यहां पे हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। डीके बेसिकली 4 तरीके का हम लोग पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और के कैप्चर। के कैप्चर ऐसा कोई डीके तो नहीं है, बेसिकली के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जाता है, कोई डीके में तो नहीं रखा था, फिर भी चलो ठीक है, इसको यहां पे इंक्लूड कर दिया गया। अल्फा डीके क्या होता है, जहां पे हीलियम न्यूक्लियस इमिट होता है। कहां पे क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। इसका रिएक्शन आप एनसीईआरटी में एक बार देख लेना। बीटा में बीटा प्लस बीटा माइनस होता है। बीटा प्लस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पे पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन का चार्ज बस प्लस ई होता है, बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, या दोनों का जो इक्वेशन है वो एनसीईआरटी में आप एक बार देख लेना। गामा डीके में ऐसा कोई पार्टिकल का इमिशन नहीं होता, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, यहां कोई ऐसा पार्टिकल इमिट नहीं होता, सिर्फ रेज निकलता है, फोटोन्स निकलता है। और के कैप्चर में क्या होता है, के सेल के इलेक्ट्रॉन को वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। यहां पे भी ये रिएक्शन देख लेना, बहुत अच्छा सा रिएक्शन है, एससीवी में आपको मिल जाएगा के कैप्चर। उसके बाद फिर लॉ की बात करते हैं कि ये डीके किस लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। तो अपने को पता है डीएन अपॉन डीटी, रेट ऑफ डीके जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस लेमडा इंटू एन, ठीक है। लेमडा हो गया डीके कांस्टेंट। यहां से 2 फॉर्मूला आपको याद करना होता है, एक तो टी एवरेज का फॉर्मूला, टी हाफ अपॉन ln2, ये आप टी एवरेज का फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। और यहां एक एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी इज गिवन बाय डीएन अपॉन डीटी। सर एक्टिविटी क्या होता है, बेसिकली ये रेट ऑफ डीके ही है, एक्टिविटी रेट ऑफ डीके ही है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस का अलग अलग होगा। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो 238 न्यूक्लियॉन से मिलके बना है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स ऐड होंगे बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा होगी। अब हीलियम बेचारा देखा जाए तो 4 न्यूक्लियॉन से मिलके बना है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम होगी, यूरेनियम की ज्यादा होगी। लेकिन हीलियम ज्यादा स्टेबल है यूरेनियम के कंपैरिजन। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि बेसिकली हर कोई चाहता है टॉप पे आना। टॉप बोले तो एक टर्म डिफाइंड होता है जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सर ये क्या होता है, एक न्यूक्लियॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को ऐड करने में। मतलब सभी को तुम सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हो। भाई ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, तो इसीलिए वो कम स्टेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं हीलियम की, ऑक्सीजन की, तो ये टॉप पे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे कभी स्टेबिलिटी नहीं बताई जाती, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो टॉप पे है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, जो बॉटम में है और यहां पे वो कम स्टेबल होंगे। तो जो लाइट वाला एटम होता है, हल्का फुल्का सा जो एटम होता है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, वो चाहता है कि हम किसी के साथ जुड़ के टॉप पे पहुंच जाए। जुड़ेंगे, मान लो H21 जुड़ा किसी के साथ, अपने H21 के साथ जुड़ा तो हीलियम बना दिया, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हल्का फुल्का चाहता है जुड़ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और भारी भरकम चाहता है टूटना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। लेकिन सभी के जुड़ने और टूटने का सिर्फ एक ही मकसद है, टॉप पे पहुंचना, क्योंकि टॉप पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी भी टॉप पे ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे कभी स्टेबिलिटी बताई नहीं जाती है। अब ये सवाल है कि अल्यूमिनियम का रेडियस दिया हुआ है 3.6 फर्मी मीटर, और उसमें पूछा है कि टीलियम का कितना होगा। तो भाई सिंपल है, रेशियो आपको डिवाइड करना है, आर ऑफ एल को आर ऑफ टी से डिवाइड करना है। आर नोट गया, यह आ गया A1 की पावर 1/3 और A2 की पावर 1/3। अल्युमिनियम का दिया हुआ है 3.6 और रेडियस ऑफ टी, अल्युमिनियम का एटॉमिक मास नंबर 27 की पावर 1/3, यह आ गया 3, और 125 की पावर 1/3, यह आ गया 1/5 आ गया। यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ड्यूटेरियम, पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ ड्यूटेरियम का, और हीलियम का भी दिया हुआ है।
तो बोला है कि क्या बोला है कि जब दोनों मिलेंगे यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, यानी कि बेसिकली आपको इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू निकालना है कि जब ये हीलियम बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, इसमें टोटल कितने न्यूक्लियन है, 2। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 2 × 1.1, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 2 × 1.1। और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई करो, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी को जो अपने पेरेंट हैं इनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी के साथ माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वही अपना रिएक्शन का क्यू वैल्यू होगा, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में हम क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, इनके न्यूक्लियस का मास भी दे सकता है, तो न्यूक्लियस का अगर मास दे देता है तो इन दोनों के न्यूक्लियस के मास को जब तुम इसके न्यूक्लियस के मास से माइनस करोगे इंटू सी स्क्वायर करोगे तो वहां से भी डेल्टा एम सी स्क्वायर से भी बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो 2 तरीके, एक तो मास के टर्म में भी निकाल सकते हो अगर सवाल में दिया होता तो, और एक आप बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में भी निकाल सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप मास के टर्म में निकालोगे क्यू वैल्यू तो मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ डॉटर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में क्यू निकालोगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी इज इक्वल टू क्यू। सर यहां ऐसा क्यों करना पड़ा उल्टा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी डॉटर का ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल हुआ है, हीलियम ज्यादा स्टेबल है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो वही डिफरेंस रिलीज हुआ है एटमॉस्फेयर में काइनेटिक एनर्जी और हीट के फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है, समझ गए होंगे। अब ये सवाल दिया हुआ है, सवाल एक ग्राफ का दिया हुआ है, जेईई मेंस का सवाल है, और ये डीके रेट दिया हुआ है। डीके रेट क्या होता है, डीके रेट मतलब अपने को dN/dt दिया हुआ है, मतलब अपने को एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी का ये ग्राफ है। आपको एक बात पता होगा, क्या पता है सर अपने को, मैं समझाता हूं कि जो dN/dt होता है वो माइनस लेमडा इंटू एन के बराबर होता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। अच्छा ये मेरा ए हो गया, इसको अपन ने एक्टिविटी ए से रिप्लेस कर दिया। दूसरी बात, जो एक्टिविटी होता है अगर तुम इसको ए से रिप्लेस करते हो और एन को n0 e की पावर लिखते हो तो a इज गिवन बाय a0 e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ये ए का फॉर्मूला आ जाता है, एक्टिविटी का फॉर्मूला। दोनों साइड लॉग लगाओ, लॉग ऑफ ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a0 माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है, ln ऑफ e करोगे e आ जाएगा। अब ये जो है a मेरा बेसिकली r को रिप्रेजेंट कर रहा है, a मेरा बेसिकली r को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको इसने y एक्सिस पे दिखाया है, टाइम को इसने x एक्सिस पे दिखाया है। तो माइनस लेमडा है क्या, माइनस लेमडा यहां पे स्लोप है, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप गौर से देखो तो -6/40 है, यानी कि -6/40 ही बेसिकली माइनस लेमडा है। यहां से आपको 3/20 लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/20 आ गया। और हमसे क्या पूछे, हमसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ ln2/लेमडा, यहां से ln2/लेमडा करोगे तो टी हाफ की वैल्यू आ जाती है 4.62 सेकेंड आ जाता है। तो ग्राफ की मदद से ऐसे सवालों को किया जाता है। अब एक सवाल ये देखो, द न्यूक्लियर एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो ए है न्यूक्लियर एक्टिविटी बोले तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, a0 e की पावर माइनस लेमडा टी बिकम्स 1/8 ऑफ इनिशियल वैल्यू, ए हो गया a0/8 हो जाता है कितने में, 30 साल में, ठीक है 30 साल में हो जाता है 30 ईयर में। पूछा क्या, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, भाई ये कर लेना, दोनों साइड यहां पे क्या करो लॉग लगा दो, जैसे लॉग लगाओगे ये ln8 आ जाएगा, तो ये ln8 जो होगा ln8 आ गया विच इज इक्वल टू लेमडा इंटू 30 ईयर, ठीक है। यहां से आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते, 2 की पावर 3 ln2/30 इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है, ये लेमडा आ गया।
और टी हाफ क्या होता है, ln2 अपॉन लैम्डा। यहां से आप कैलकुलेट कर लेना कि हाफ लाइफ कितनी आएगी। इसके साथ ही हमने बेसिकली जो बेसिक रफ आइडिया होता है मॉडर्न फिजिक्स का वो सारा कवर कर लिया माइंड मैप के थ्रू। 1 घंटे के आसपास का सेशन था। अगला कौन सा चैप्टर आपको पसंद आए, मतलब करवाना है ये बता देना। लेक्चर कैसा लगा बताना जरूर, क्योंकि थोड़ा फास्ट करवाया क्योंकि 1 घंटे में समाप्त करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें बहुत चीजें करवानी होती है तो बहुत तेजी से करवाना पड़ा। डिटेल में पढ़ना है, मंजिल सीरीज ज्वाइन कर लो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।